सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीसेट अ गुड लाइफ। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। लैंसन विभू सान को डिनर करने के लिए कहता है। वो दोनों ही डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और विभू सान डिनर करते ही टाइम लैंसन से पूछता है क्या हुआ था पैलेस में। लैंसन तब उससे कहता है विंग, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? विभू सान की तो वहीं सुख हो जाती है और वो कहता है लैंसन, मैं तुमसे क्या जानना चाहता हूँ और तुम मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? लैंसन तब कहता है पर तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। वैसे भी पैलेस में हमारी मैरिज की तो बात चल रही थी। ये सुनकर तो विभू सान की चोटी नीचे गिर जाती है और वो कहता है क्या? वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और लैंसन से पूछने लगा था तुमने अभी क्या कहा? उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। लैंसन तो उससे कहता है हमारी मैरिज की बात चल रही थी और ये बात छेड़ी किसने थी, ये बात जानकर तो तुम और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए। ऐसा कहते हुए वो बेड की तरफ देखने लगा था जहाँ सिया तो बेखौफ होकर सो रही थी। विभू सान भी बेड की तरफ देखने लगता है और उसकी मुंह से निकलता है सिया। तब लैंसन कहता है। तब विभू सान कहता है मजाक कर रही मुझसे कुछ भी, और हंसकर वो अपना फूड खाने लगता है। लैंसन तब उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? और फिर वो पैलेस में जब वो पहुंचा था उसकी बात की सारी बातें विभू सान को बताता है। विंग तो तब अपना खाना छोड़ सर पकड़ लेता है और कहने लगता है हे भगवान, अब इस लड़की ने क्या कर दिया है, अब क्या होगा? लैंसन तब फिर ही कहता है क्या होगा, हमारी मैरिज होगी और क्या? विभू सान तक कहता है सीरियसली तुम इतना कैजुअली होकर ये कैसे कह सकते हो? वो हमारी मैरिज के लिए राजी हो जाएंगे। विभू सान की तो फेस से साफ परेशानी झलक रही थी पर लैंसन के फेस में कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत ही काम था और वो कहता है मुझे यकीन है भाई सब कुछ हैंडल कर लेंगे। विभू सान तब उससे कहता है तुम अपने भाई पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रहे हो, इस तरह से तुम काम कैसे रह सकते हो? ये सुनने के बाद लैंसन कहता है मैं उन पर डिपेंड नहीं होऊंगा तो किस पर डिपेंड हूँ? न सिर्फ वो हमारे क्लैन लीडर हैं बल्कि कुछ के किंग हैं। एल्डर को कैसे मनाना है ये काम उनसे बेहतर और कौन कर सकता है? विभू सान साय करता हुआ कहता है यकीन नहीं हो रहा है वहाँ ये सब चल रहा था और उसे कुछ ध्यान आता है और वो कहता है पर लैंसन, सिया को इस बारे में कैसे पता चला? तुम उसके पापा हो। और सबकी नजर से घूर घूर के लैंसन की तरफ देख रहा था। लैंसन तब कहता है देखो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था, वो तो बस गलती से उसने मुझे पापा कहा था तो मैंने उससे कह दिया अगर आसपास कोई नहीं हो तो वो मुझे फिर भी पापा बुला सकती है। और ऐसे कहते हुए वो बहुत इनोसेंट बनता हुआ अपनी पप्पी आइज विभू सान को दिखा रहा था। विंग तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो बस बल्टनों को समझने लगता है। और जैसे कि विंग की एक ओवर थिंकिंग करने की हैबिट बन चुकी थी तो वो अपना काम करता हुआ भी अपनी थिंकिंग में डूबा हुआ था। क्या उन दोनों की मैरिज सच में मुमकिन है कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? वो ऐसे ही ख्यालों में घूम हुआ अपने कपड़े को सेट कर रहा होता है। लैंसन बैठा हुआ विभू सान को बस देख रहा था और फिर वो उठता है और पीछे से उसे जाकर हक कर लेता है और उसकी नेक पर अपनी नोज रब करता हुआ कहता है तुम इतना क्यों सोचने लगे हो? इस पर विभू सान कहता है और तुम इतना चिपकने क्यों लगे हो? लैंसन के तो आसपास विभू सान को घबराहट सी होने लगी थी। वो इतने दिनों से वो नोटिस कर रहा है लैंसन हर बार उसे खाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब उसे लस्ट दिखने लगा है जो उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग बात है क्योंकि लैंसन पहले उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया करता था और अब देखो अब उसे छेड़ने लगा है, उस पर हक जताता है। विभू सान उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। लैंसन तब उसे अपनी तरफ टर्न करता है और फिर उसे कपट की तरफ पुश करता है। विंग तब फर्ट होकर कहता है क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ अभी तक क्यों हो? कब जाओगे यहाँ से? और इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? इस पर लैंसन कहता है ऐसे अनजान मत बनो, तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, पता नहीं क्यों तुम इतना डिफरेंट रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम लज्जा हो कि नहीं? मुझे शक हो रहा है क्योंकि वो तो कितना डिसेंट वेल बिहेव वाला है और तुम। लैंसन उसके बहुत ही करीब आकर कहता है मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस तुम ही थे जिसे पहले पता नहीं था मैं तुम्हें लेकर क्या सोचता हूँ। ये सुनने के बाद विभू सान की तो आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है तुम सेमलेस हटो, और वो उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगा था। लैंसन तब कहता है तुम ज्यादा शोर मत करो वरना सिया जग जाएगी। विभू सान तब कहता है ओ तुम्हें रियलाइज है वो रूम में ही है, फिर भी तुम्हें ये सब के बारे में सोच रहा है। इस पर लैंसन कहता है वो बहुत गहरी नींद में है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम बस 1-2 राउंड करेंगे। विंग की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी, वो बहुत ही बेचैन हो रहा था, समा रहा था, उसके चिक्स रेड हो रहे थे और वो लैंसन से कहता है लज्जा कैसे बातें कर रहे हो? लैंसन उसकी ईयर को लिक करता हुआ कहता है चलो बातें नहीं काम शुरू करते हैं। विभू सान कोई रिएक्ट कर पाता,
लैंसन तो उसे उठा लेता है, जैसे किसी बेबी को कैरी करते हैं वैसे वो उसे अपने बाजू में बैठा लेता है। बाप रे, तुम कितने लाइट वेट हो, कुछ खाते पीते हो कि नहीं? ये सुनकर विवश इजलाता है लैंसन। वो बहुत एम्बैरेस हो रहा था। लैंसन उसे कहता है जोर मत करो और मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हारा वेट सिया से बस 2 गुना होगा। ये सुनकर विभूषण कहता है शट अप। लैंसन आगे कुछ बोलता नहीं है और उसे वैसे कैरी किए हुए बर्थ सैंपल में ले आता है। विभूषण अपने क्लोथ निकालने लगता है। लैंसन उसे बैक से देख रहा था। विभूषण बस अपनी इनर रूप में ही था। लैंसन उसके करीब पड़कर उसके शोल्डर में सॉफ्ट किस करने लगता है, फिर उसे टर्न करके उसे पैसिनेट किस करने लगता है। विंग भी उसकी तरह ही पैसिनेट होकर उसे किस का रिप्लाई करने लगता है। वो दोनों ही काफ़ी रोमांटिक हो चुके थे। लैंसन उसे कैरी करता है और उसे बाथटब में ले जाता है और एक रोमांटिक बाथ ले रहा होता है। वो बाथटब में इंटीमेट भी होते हैं और आज रात तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी इंटीमेट नाइट को स्पेंड करते हैं। एंड नेक्स्ट डे लैंसन की आंखें खुलती है सुबह के 5 बजे, जैसी उसकी हैबिट थी, और वो अपने सामने विभूषण को देखता है जो बालों को कॉम कर रहा होता है। वो उसके पास आता है। विभूषण जब उसकी तरफ देखता है तो कहता है अरे रजा, तुम जगे, गुड मॉर्निंग। लैंसन उसे हक कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग हनी, और उसके चिक्स में किस करता है। विंग तो सरप्राइज हो जाता है और उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि आजकल लैंसन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया है। और वो कहता है लैंसन तुम इतना रोमांटिक कैसे हो गए। इस पर लैंसन उसकी चिक्स पर दोबारा किस करता हुआ कहता है जब से हम दोनों एक हो चुके हैं। ये सुनकर तो विभूषण शर्मा जाता है और लैंसन को थोड़ा धक्का देकर कहता है हटो, मुझे काम पर जाना है। मुझे 6 बजे से पहले वहाँ सबके लिए बैग से रेडी कर देना है और मैं तुम्हारे साथ बातें करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और अपने बालों को रिबन से बांधकर वो वहाँ से चलने लगता है और उसके पीछे लैंसन भी बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ सर्वेंट खड़ी हुई थी जो विंग का इंतजार कर रही थी। वो विंग को देखती है और वो विंग से कुछ कहने वाली थी, तभी वो लैंसन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो विंग को कुछ भी कहने की वो हिम्मत नहीं करते और विंग को इग्नोर करने लगते हैं। फिर विंग उससे कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया। इस पर कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वो नर्वसली स्माइल कर रही होती है। उनकी ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर विभूषण को तो कंफ्यूज होता है और वो उन सर्वेंट की आंखों को देखते हैं जो आंखें फाड़े पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, और वो पीछे पड़ रहता है। तो लैंसन स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। उसे ऐसे देख कर तो वी कभी मुँह खुला रह जाता है और उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है क्योंकि लैंसन अपने आर्म को स्ट्रेच कर रहा था और उसने अपर अब नहीं पहने तो वो इस तरह से काफ़ी हॉट और सेक्सी लग रहा था। विभूषण अपना माउथ बंद करता है और अपना सर हिलाता है। उसने सोचा नहीं था लैंसन ऐसे ही बाहर आ जाएगा। वो अपने स्लीपर को निकालता है और फिर उन सर्वेंट की तरफ देखते हैं जो अभी भी लैंसन को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे, और फिर वो विभूषण की तरफ देखते हैं क्योंकि लैंसन तो उसी के रूम से बाहर आया था ना। विभूषण उन्हें अपनी तरफ घूरता देखकर एम्बैरेस्ड होकर अपना सर झुकाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे बाकी सर्वेंट भी आने लगते हैं। और वो तो विभूषण से सवाल करना चाह रही थी और वो पलट कर लैंसन को ही देख रही थी। सर्वेंट जब उससे पूछने की कोशिश कर रही होती हैं तो विभूषण वहाँ से तुरंत भागने लगता है क्योंकि वो इन सर्वेंट के सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहा था। पर वो लड़की भी विभूषण का पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ती है। वो रसोई घर में विभूषण को टेस्ट करने लगी थी। विभूषण परेशान हो जाता है। अब सिया को दिखाया जाता है जो योनिंग करते हुए अपने बरामदे में घूम रही थी और वो अपने पिता को शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखती है। जब लैंसन अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस खत्म करता है तो वो सिया की तरफ देखता है। सिया उनसे कहती है आपकी टेक्निक तो ट्रिन से काफी मैच कर रही है, क्या आपने ही उसे शॉर्ट प्रैक्टिस करना सिखाया है? लैंसन नोट करता है। तब सिया कहती है वैसे कल रात क्या आप यहीं रुके थे? ये सुनकर तो लैंसन के रेड हो जाते हैं। वो प्लस करता हुआ नोट करता है। लैंसन को प्लस करता देख सिया को अजीब लगता है, प्लस क्यों कर रहे हैं? हालांकि उसे कुछ पता नहीं था, फिर भी वो टेस्ट करने के लिए लैंसन से कहती है आप प्लस कर रहे हो, क्या आप लोगों के बीच कुछ हुआ था? मेरी सो जाने के बाद क्या आपने उनका फायदा तो नहीं उठा लिया? लैंसन तो बस वो चिल्लाता है सट आप, बहुत बोलती हो। सिया मुंह फुलाती है। लैंसन तो उसकी चित पर पोक करता हुआ कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सुनकर सिया नोट करती है और वहाँ से कुत्ते फांदते हुए वहाँ से चली जाती है। एक नेक्स्ट सीन में सिया और लैंसन दोनों ही फ्रेश हो चुके थे और वो दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में आते हैं जहाँ पर अक्सर डिसाइपल एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं।
और यहाँ पर सीन बिल्कुल हॉस्टल सीन की तरह था, जहाँ सभी बच्चे लाइन में खाने के लिए खड़े होते हैं प्लेट लेकर। और ये लाइन में रखना ना मेरे साथ साथ सिया को भी ना कुछ खास पसंद नहीं है। जब ये बात तो सिया लैंसन से कहती है। इस पर लैंसन कहता है लाइन कोई लंबी थोड़ी ना है। सिया अपना मुंह फुला कर कहती है पर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा तो मैं मॉम को वेट कर लेती हूँ, वो अक्सर मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आती है। या फिर हम चलो पहले चलते हैं, वहाँ पर हमें लाइन लगने की जरूरत नहीं है। लैंसन सब तरफ देखता है, जहाँ टेबल फुल थी तो वो सिया को उठाता है और कहता है चलो यहाँ की रसोई घर चलते हैं, तुम्हारी मॉम यही तो काम करती है ना। सिया अब लैंसन को घूरने लगती है। लैंसन जब रसोई घर में एंटर करता है तो सभी वहाँ के वर्कर लैंसन को देखकर ट्रीट करने लगते हैं। विंग जो वेजिटेबल कट कर रहा था वो भी लैंसन की तरफ देखता है। सिया जो लैंसन की गोद में थी वो अपना हाथ हिलाती है विभूषण को देखकर। विभूषण मन में सोचता है कि दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लैंसन चढ़कर विभूषण के पास आता है, तब विभूषण इधर उधर देखने लगता है। इस पर सभी की नजर उन्हीं पर थी। लैंसन तो उसके पास आकर कहता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है। अब तक वहाँ का इंचार्ज भी आ गया था और लैंसन से कहता है मास्टर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आप बस मुझे ऑर्डर दे देते। और फिर विभूषण से वो कहता है हे तुम मास्टर के फूड को उनके टेबल में लेकर आओ। और वो लैंसन से कहता है सेकंड यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। और वो तो लैंसन की खातिरदारी में लगा था और साथ में सिया भी थी, तो उसका तो अलग ही रुतबा था। विंग कुछ सर्वेंट के साथ फूड लेकर आता है और वो लैंसन की टेबल पर सारे फूड रख देते हैं। लैंसन सारे सर्वेंट को वहाँ से जाने को कह देता है सिवाय विंग के, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग तब अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि लैंसन सबके सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। वहाँ सारे सर्वेंट जा चुके थे। तब लैंसन विंग को बैठने के लिए कहता है और अपने साथ वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। विभूषण की तो भावें तनी हुई थी और वो लैंसन से कहता है आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या आइडिया भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे होंगे। लैंसन तभी एक बन उठाकर उसके मुंह में ठूस देता है और कहता है चुपचाप खाओ। और फिर सिया को देखकर कहता है मैं लिटिल बाबू तुम्हें कुछ चाहिए। सिया एक प्लेट पर इशारा करती है। लैंसन उस प्लेट की फूड को उठाकर सिया को खिलाता है और वो तो मस्त अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे। बस विभूषण था जिसका मुंह बना हुआ था। वहाँ पर एक सैनिक आता है और लैंसन से कहता है मास्टर है आप यहाँ हैं, आपको अंकल अपने कक्ष में बुला रहे हैं। लैंसन नोट करता है और वो सिया को पैर पर बोलकर विभूषण के गालों पर किस करके वहाँ से चला जाता है। विभूषण के तो गाल ही लाल हो जाते हैं और वहीं सिया उसे देखकर हंसने लगती है। विभूषण को तो और भी एम्बेरस फील होता है और वो कहता है ये कितना सेमलेस होता जा रहा है। और वो सिया पर गुस्सा करने लगता है तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें लेक्चर अटेंड नहीं करना, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद सिया कहती है हाँ मैं तो जा ही रही हूँ, और ऐसा कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। तो इसी तरह लैंसन जब लैंकुरेन के कक्षा में पहुँचता है तो लैंकुरेन बातें करते हैं कि तुम्हें सच में उस स्पिरिट से मैरिज करना है, आखिर तुम सर्वेंट क्वार्टर में क्या कर रहे थे। वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो थोड़ा लैंसन पर गुस्सा करते हैं। इवन वो काफ़ी देर तक लैंसन को घुटने में बैठाए रखते हैं। फिर वो कहते हैं हमने तुम्हारी मैरिज अगले हफ्ते रखने का तय किया है और जब तक तुम्हारी मैरिज नहीं हो जाती तब तक वो मुझसे नहीं मिलोगे। लैंसन नोट करता है तो अंकल कुरेन उनसे जाने को कह देते हैं। जिबूसन ने सबको कन्विंस कर दिया था और उन्होंने सबसे कहा था जितनी जल्दी उनकी मैरिज हो जाए उतना अच्छा है, और इसलिए अगले हफ्ते ही उनकी मैरिज थी और मैरिज की तैयारी भी शुरू होने लगी थी। विभूषण के रूम में काफ़ी सारा मैरिज का सामान रख दिया गया था और उसके पास 4 सर्वेंट रहती है जो उसे तौर तरीके सिखा रही होती हैं, जो भी एक नोबल लेडी को सिखाया जाता है। विभूषण तो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो रिग्रेट कर रहा होता है आखिर वो लैंसन का ब्राइड क्यों बन रहा है। वो यहाँ सर्वेंट ही ठीक था। इस बात पर तो सिया हंसती है और कहती है अब तो बहुत देर हो गई है मम्मी, अब आप पीछे नहीं हट सकते। विभूषण उसे घूरता है और डिसिप्लिन सिखाने वाली लेडी से कहता है इसे भी डिसिप्लिन सिखाओ, इसे बहुत ज़रूरत है। जिस पर वो लेडी नोट करती हुई कहती है आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। राजघराने की लड़कियों को बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाई जाती है, कैसे बाहर उन्हें उठना बैठना है, कैसे उन्हें बात करना है, ये सब आपकी बेटी को भी सीखना चाहिए। मैं तो आपसे इस बारे में बात ही करने वाली थी। ये सुनने के बाद तो विभूषण नोट करता है। चीजें अपनी तरफ आते थे। सिया तो वहाँ खिसकने की कोशिश कर रही थी पर उसे क्या ऐसे जाने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो सर में उसके सामने खड़ी हो जाती है और विभूषण की तरह उसकी भी क्लास लगने लगती है। उसे गुस्से के नियम बताए जाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताई जाती है
उन्हें किस लहजे में बात करना है, किस तरह से मर्यादा में रहना है, ये सब तो कुछ नहीं। उन्हें तो टी कैसे पीना है ये भी बताया जाता है। और ये सिया को अब चोचला लगने लगा था, उसका दिमाग ही खराब हो रहा था। वो देख सकती थी विभूषण कितना इरिटेट हो रहा है, फिर भी वो शांति से इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। पर सिया कहाँ एक्सेप्ट कर सकती है, उसे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है सो नहीं लगता है, और जब उसे मौका मिलता है तो फरार हो जाती है। वो कुछ समय तो इधर से भटकती है और फिर जाकर लैंसन की कोर्ट यार्ड में जम कर देती है। अब वो चुपके से लैंसन के यार्ड में घुसे थे और वहाँ काफी सारे सैनिक पहरा भी दे रहे थे, तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं तुम इस तरह से कैसे अंदर घुस सकती हो, और आखिर तुम यहाँ पहुंची कैसे, यहाँ किसी भी डिसाइपल का कोई काम ही नहीं है, आखिर तुम्हें टेस्ट कौन कर रहा है, तुम किसके अंडर हो। सिया कहती है मेरा अभी तक कोई भी मास्टर नहीं है, वैसे क्या मैं तुमसे जान सकती हूँ इतने सारे सैनिक आखिर यहाँ पहरा क्यों दे रहे हैं, पहले तो यहाँ की निगरानी के लिए इतने सैनिक नहीं हुआ करते थे। इस पर सैनिक कहता है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, अब चलो यहाँ से जाओ। इस पर सिया कहती है मैं यहाँ लैंड मास्टर से मिलने आई हूँ, तो मैं मिलकर ही जाऊंगी, और ऐसा कहकर वो दौड़ पड़ती है और उसके पीछे सैनिक भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सिया को तो ये पकड़न पकड़न खेलने में बड़ा मजा आता है, और वो सैनिकों को अपने पीछे भगा रही थी और यार्ड में इधर से उधर भाग रही थी और काफी ज्यादा खुश लगी थी। अब शोर वर्ड सुनकर लैंसन भी बाहर आ जाता है और वो सिया को देखकर उसके पास आता है और उसे हवा में उठा लेता है। माय नॉटी प्रिंसेस, तो तुम यहाँ आ ही गई, मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। ये सुनकर सिया स्माइल करती हुई कहती है वो रियली, और वो दोनों एक दूसरे का हक करते हैं। जब सैनिक कहते हैं यंग मास्टर हमें माफ कर देना, ये सुनकर लैंसन उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम सब जाकर आराम करो, इस शैतान को मैं संभाल लूंगा और अगली बार इसे रुकना मत है। ऐसा कहकर वो सिया को लेकर मैंसन की तरफ चला जाता है और उसे बताता है उसने उसके लिए एक पर्सनल रूम रेडी किया है। कुछ दिनों बाद उनकी मैरिज हो जाने के बाद वो फिर साथ में यही रहेंगे। सिया काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है, वो लैंसन को किसेस देने लगती है। लैंसन उसे पूरे मैंसन में घुमाने लगता है और सिया लैंसन से बातें कर रही होती है और उसे बता रही होती है कैसे विभूषण को इस मैरिज के चलते क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ी है, जो चीज़ उसके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। मैं नहीं चाहती मैं उस मैरिज को लेकर अनकम्फर्टेबल फील करे, मैं मैरिज उनकी खुशी के लिए करवाना चाहती हूँ। पर यहाँ तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो फ्रीडम पसंद करते हैं और वो इस तरह से नहीं रह पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मैरिज के आते आते वो परेशान होकर मैरिज से भाग ना जाए। ये सुनकर लैंसन वरीड हो जाता है। सी उनसे कहती है आपको कुछ करना होगा, उन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाने वाली लेडी की कंप्लेन करने के बाद सिया को पूरा यकीन था लैंसन कुछ न कुछ करेगा जिससे विभूषण के सर से डिसिप्लिन का बोझ दूर हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा है। लैंसन फरमान जारी करता है फिंकी डिसिप्लिन टीचिंग को हटा दिया जाए। अब विभूषण के पास डिसिप्लिन लेडी उसे सिखाने नहीं आते थे, तो वो बहुत फ्री था। और दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, मैरिज का दिन आ जाता है और विभूषण वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब उसकी सर्वेंट फ्रेंड थी वो उसकी तारीफ करते हैं। विभूषण तो प्लस करने लगता है और उसे देखकर सी अपने मन में सोचती है जैसे कि मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। मैं यही तो चाहती थी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, वो जिसे चाहते हैं वो बस उनका पार्टनर हो। इस लाइफ को अब अपनी पार्टनर के साथ काफी अच्छे से जियोगे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मैं उतना ही परेशान भी हूँ। इस लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ है तो खतरे का लाइफ में आना भी चेंज हो चुका है। पिछली लाइफ में आपकी डेथ पता नहीं किस वजह से हुई थी, पर इस लाइफ में मैं बस उम्मीद कर रही हूँ आपकी डेथ ना हो। उसके फेस में तो फरेटनेस थी। और यहाँ से हम पिछली लाइफ की स्टोरी जानते हैं। एक्चुअली में पिछली लाइफ में क्या हुआ था, इस लाइफ में लैंसन था जो उन दोनों को क्लाउड रेसेस में ले आया था, क्योंकि उन दोनों के पर पेंडेंट का खतरा था। पर पिछली लाइफ में विभूषण था जो पेंडेंट के डर से क्लाउड रेसेस आया था। और सिया तो इस बात से काफी ज्यादा हैप्पी थी, आखिरकार फाइनली वो क्लाउड रेसेस आ चुके हैं, वो अपने पापा से मिल सकती है। उसने लैंसन और विभूषण की बातें सुन ली थी तो उसे सब पता था लैंसन उसी का पापा है और लैंसन भी उसके प्रति थोड़ा झुकाव रखता था, और इसलिए सिया बिल्कुल भी लैंसन के पास जाने से कतराती नहीं थी। लैंसन तो सिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था और उसने सबके सामने ही सिया को एक्सेप्ट कर लिया था और एल्डर भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए थे। उसे लैन फैमिली का नाम मिल चुका था, पर विभूषण को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि लैंसन की मैरिज ऑलरेडी तय हो चुकी थी, इसलिए लैंसन ने विभूषण से मैरिज नहीं की थी। हालांकि विभूषण को एक कॉन्सर्ट होने का टाइटल मिल चुका था, पर उसके पास इसके अलावा कोई खास अथॉरिटी नहीं थी।
सिया की बात की जाए तो उसे ज़्यादा कुछ की समझ नहीं थी, वो थोड़ी सेलिश थी। उसे राज घराने की चीज़ें कहाँ समझ आएगी, वो तो बस अपना बाबा चाहती थी जो उसे मिल चुका था। विभूषण और सिया जहाँ रहते थे लैंसन वहाँ हमेशा अक्सर विजिट किया करता था और सिया को काफ़ी सारे एक्सपेंसिव चीज़ें भी दिया करता था। अब बच्चे तो गिफ्ट पाकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लैंसन उससे मिलने तो आता है, बातें नहीं करता तो क्या हुआ, उसके साथ थोड़ा समय तो बिताता है, इतना काफ़ी था। हालांकि उसे ये बात खटकती थी, कभी भी उनके साथ ज़्यादा देर रुकता नहीं था, वो आता था और चला जाता था। और वो जब विभूषण से सवाल करती थी तो विभूषण उसे समझाता था वो एक वॉरियर है, उन्हें बहुत काम होता है। से इस बात को समझती थी, पर चीज़ें तो तब बिगड़ी जब उसे विभूषण से दूर रखा जाता था। वो क्लाउड एसेस में पढ़ाई किया करती थी, पर जैसे कि उसे पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, तो उसका ध्यान नहीं रख पाता था। वो हमेशा गलतियाँ करती थी, बदमाशी करती थी। विभूषण उसे समझाता था, पर सिया कहाँ बाजू मारने वाली थी, और इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे एक नैनी को सौंप दिया गया था और सिया उस नैनी की निगरानी में रहती थी जो उसे डिसिप्लिन सिखाया करती थी। अब सिया का पे नोटी थी तो उसकी कोई बातें नहीं मानती थी और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। इससे वो नैनी उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसे छड़ी से मारा करती थी, पर सिया थोड़ी देर के तो रोती थी, शांत हो जाती थी, पर फिर से वो अपनी बदमाशी शुरू कर देती थी और वो छुप छुप कर नैनी से बचकर विभूषण के पास आ जाती थी। विभूषण उसे काफ़ी समझाता है, उसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए और अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, तो सिया थोड़ा बहुत ही ध्यान दिया करती थी और उसे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था उसकी इस तरह की बदमाशियों को लेकर लोग विभूषण को गलत गलत बोलते हैं, उसे नीचा दिखाया जाता है, उसे सबसे अलग रखा जाता है। उसकी नैनी को इस बात पे पता चल गया था। सिया छुप छुप कर विभूषण से मिलती है तो उसे वो पनिश करती है, घुटने पर बैठाती है। अब उसकी पनिशमेंट भी बढ़ने लगी थी, तो सिया डर की वजह से नैनी की बातें मानती थी। वो विभूषण से छुपकर मिलने नहीं जाया करती थी और अपनी स्टडी में ध्यान दिया करती थी। वो तो यही सोचती थी अगर वो स्टडी में अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसे विभूषण से मिलने के लिए दिया जाएगा, इसलिए वो सभी चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश किया करती थी। पर फिर भी उसे विभूषण से मिलने नहीं दिया जा रहा था और ना ही लैंसन उसे मिलने आया करता था। वो बहुत उदास रहती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर पाए, और उसकी ये खरोच ट्यूटर हमेशा उस पर नज़र रखी रहती है। उसे तो एक पल का भी चैन नहीं है, पर उसे एक मौका मिल ही जाता है जब उसकी ट्यूटर की नज़र उस पर से हट जाती है। वो जब क्लासरूम में थी और क्लास चलती थी तब उसकी ट्यूटर उसके पास नहीं थी। यह मास्टर लेक्चर दे रहे होते हैं और सिया चुपके से क्लासरूम से बाहर भाग जाती है, और उसकी इतनी बोल्डनेस देखकर तो पूरा क्लास दंग रह गया था, पर किसी के मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। यहाँ से सिया तो भागकर अपनी मदर के कॉटेज में आती है और डोर नॉक करने लगती हैं, पर कोई भी डोर ओपन करता नहीं है। उस जगह बस एक ही कोठी था, आसपास कोई रहता भी नहीं था जिसे सिया पूछ सके यहाँ पर रहने वाला पर्सन आखिर कहाँ है, कि वो घर पर नहीं है। सिया बार बार नॉक करती है पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता। वहीं बैठ जाती है, क्या पता विभूषण वापस आ जाए, और उसकी कब आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता, और जब वो आंखें खोलती है तो वो अपनी नानी के पास थी। उसकी नानी उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे पनिशमेंट देती है। सिया चुपचाप वो पनिशमेंट ले लेती है, पर वो अपनी मदर के बारे में बार बार पूछने लगी थी, उसकी मदर कहाँ है, उसे उससे मिलना है। वो नैनी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती थी और काफ़ी रोने लगती थी, जिससे नैनी भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो गुस्से से सिया से कहती है आखिर वो उनसे मिलने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती, वो वैसे भी यहाँ नहीं है और वो उसे भूल जाए, वो कभी भी नहीं मिल सकती उससे। अब सिया को तो इतना रोना आता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो खाना भी नहीं खाती, बस रोती ही रहती है। ये बात नैनी बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि अगर सिया के बारे में बातें बढ़ जाएगी तो उसके लिए मुसीबत पड़ेगी। सिया तो विंग को काफ़ी मिस कर रही थी, उसके लब को मिस कर रही थी। उसे रिग्रेट हो रहा था आखिर वो क्यों अपनी मदर से दूर है, वो क्यों उन्हें छोड़ कर आई थी। पता नहीं इसकी मदर कहाँ चली गई है, वो उससे मिलने नहीं आती, न ही उसके फादर उससे मिलने आते हैं। कोई भी उससे अब प्यार नहीं करता। अब बच्चे रोते हैं तो पता नहीं क्या ही सोचते रहते हैं। तो सिया कभी कुछ ऐसी हालत थी, उसकी तो हाल बेहाल हो चुकी थी रो रो कर, और वो लेक्चर अटेंड करने के लिए भी नहीं जा रही थी। लैंड कुरेन जब इस बात पर गौर फरमाते हैं तब वो सिया से नैनी से इस बारे में बात करते हैं। तब सिया की नैनी बताती है वो रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है। मैंने उसे कितना समझाया पर मेरी वो सुनती ही कहाँ है, बस अपनी मन की करती है। वो अभी भी देख लीजिए, वो बातें ही नहीं मानती। एक तरह से तो उसने लैंड कुरेन को भड़का ही दिया था। वो वैसे भी सिया के बर्ताव से हमेशा नाराज़ रहते हैं, क्योंकि सिया उनके लेक्चर
के पीछे उठकर जो भागी थी। इस बात से तो लैनकुरन काफी ज्यादा गुस्सा थे और अब तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी नैंग टोन में कहते हैं, ये अनोइंग चाइल्ड बस एक मुसीबत है। मुझे यकीन नहीं होता ये सच में मेरे नेफ्यू की डॉटर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उस स्पिरिट ने मेरे नेफ्यू को फंसा दिया है और मेरा इनोसेंट नेफ्यू उसकी बातों पर आ गया और वो तो विंग के बारे में भरा भरा बोलने लगे थे। अब ये सब सुनकर सिया अपने रूम से बाहर आ जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, मेरी मदर बुरी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो गुस्से में थी और रो भी रही थी। उसके इमोशन ऐसे थे जो बयान नहीं कर सकते। लैनकुरन उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी नोज, उसका फेस पूरा रेड हो गया था और उसकी भर भर के आंसू निकल रहे होते हैं। लैनकुरन उसे ऐसे देखकर कहते हैं, रोना बंद करो। और फिर वो उसकी नैनी से कहते हैं, इसे संभालो, कहीं ये इस तरह से रो धोकर खुद को बीमार न कर ले। लैनकुरन तो वहाँ से जा रहे थे, तभी सिया उनकी रोप को पकड़ लेती है और कहती है कि आपको पता है मेरी मदर कहाँ है, मुझे बता दो, मैं उनके पास रह जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लैनकुरन थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और फिर उस नैनी की तरफ देखने लगते हैं। तब वो नैनी सिया को लैनकुरन से अलग करने लगती है। सिया तो बहुत टाइटली लैनकुरन की रोप को पकड़ी हुई थी, वो छोड़ ही नहीं रही थी और नैनी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इसी बीच सिया एकदम से लैनकुरन के कपड़े को अपनी तरफ खींचती है, जिससे तो लैनकुरन के रोप फट जाते हैं और लैनकुरन को काफ़ी गुस्सा आता है। उन्हें एम्बेरस भी फील हो रहा था क्योंकि अब तो उनके लेग दिख रहे थे ना। वो नैनी भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी सिया की इस हरकत से और सिया के फेस में एक स्मग देखते हैं क्योंकि उसने ये जानबूझकर ही किया था। उसकी मॉम के बारे में बोला था तो वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने दे सकती है। वो उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती पर उनके कपड़े बिगाड़ दिए उसने। लैनकुरन अब उसी से कहते हैं, बदतमीज लड़की, मेरा बस चढ़े तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल दूँ। ये सुनने के बाद सिया कहती है, हाँ निकाल देना, बस मुझे इतना बता दो मेरी मदर कहाँ है, उसके बाद मैं खुद उनके पास चली जाऊँगी। सिया के तो ऐसे तेवर देख कर तो लैनकुरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, कस मुझे पता होता वो कहाँ है फिर मैं तुम्हें उसके पास ही छोड़ आता, पर वो तो तुम्हें यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। उसने तुम्हें अपेंडेंट कर दिया है। क्या तुम्हें इस बात का पता भी है? जिस पर सिया कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम लोग बूढ़े हो जो उनके बारे में बड़ा बड़ा बोल रहे हो, तुम लोग घटिया हो। लैनकुरन जो गुस्से में थे वो उसे स्लैप लगा देते हैं और कहते हैं, चुप रहो बदतमीज। लैनकुरन में ज़्यादा जोर नहीं दिया था पर सिया को तो ये थप्पड़ पर जो उसे लगी थी किसी ने भी उसे इस तरह से तो नहीं मारा था। उसकी मदर ने तो कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था, उसे तो बड़े प्यार से रखा था। पर यहाँ जब से आई है तब से उसे छड़ी की मार पड़ रही है और ये थप्पड़ तो उसे बहुत जोर से लगी थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आइज डार्क हो रही थी और वो जब लैनकुरन की बातें सुन रही थी तो उसे और गुस्सा आ रहा था और उसकी आंख पूरी तरह से डार्क हो जाती है। उसकी बॉडी से ब्लैक एनर्जी बाहर आ रही होती है और ये ब्लैक एनर्जी फॉग के रूप में असल में पॉइजन था और जब लैनकुरन उस पॉइजन के इफेक्ट में आते हैं तो उसके मुंह से तो ब्लड निकलने लगता है और वो पीछे हटते हैं। सिया जो होश में नहीं थी वो लैनकुरन की तरफ बढ़ने लगती है और वो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसके हाथ में ब्लैक फॉग के इकट्ठा होने लगता है। वो तो लैनकुरन के ऊपर अटैक करने वाली थी पर इससे पहले वो उसे पर अटैक कर पाती लैनसन लैनकुरन के सामने आ जाता है और अपना हाथ हवा में हिलाता है और उसकी प्रेजेंस से ही सिया दूर हट जाती है और दीवार से टकराती है। उसके मुंह से भी ब्लड निकल आता है। चाहे उसके पास कितनी भी स्ट्रॉन्ग पावर हो लेकिन वो अभी तक उसने कल्टीवेट नहीं किया था। उसे पता ही नहीं था अपनी पावर का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो भला लैनसन के सामने वो कैसे टिक पाती जो इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके प्रेशर ही ने उसे इतना ज़्यादा घायल कर दिया था जो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। लैनसन को भी अंदाज़ा नहीं था सिया हर्ट हो सकती है। वो तो बस लैनकुरन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आया था। सिया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। लैनसन परेशान होकर सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जल्दी से वैद को बुलाओ। फिर इसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। सिया जब अपनी आंखें खोलती है तो लैनसन उसके पास परेशान होकर बैठा हुआ था। वहीं सिया तो सब कुछ भूल चुकी थी, क्या क्या हुआ है उसे तो कुछ याद ही नहीं था। और वो लैनसन को देखती है और कहती है, बाबा। लैनसन जब उसे होश में देखता है तो उसे उठाकर वो अपने गले से लगा लेता है और वहीं सिया तो इतने टाइट हग की वजह से तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। और यहाँ पर ये पार्ट यहीं एंड होता है। प्लीज़ गाइड मुझे कमेंट करके बताना मैंने कैसा वीडियो बनाया है। मैं घर में रिश्तेदार आए हुए हैं पर नहीं बना पा रही थी वीडियो और मैंने जैसे तैसे
इसी वीडियो को बनाया और अपलोड किया है। मुझे लगता है आपको शायद अब स्टोरी में कोई खास पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पर फिर भी आप स्टोरी को सुनते हैं और मेरे चैनल पर बने हुए हैं, तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।